हेलो एवरीवन, ईडू फॉर ई में आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आगे चल करके मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हमारा जो नंबर है ऑफिशियल नंबर है 9147786396। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें और हम कोशिश करेंगे अच्छे स्टूडेंट्स का, जो लोग इंटरेस्टेड है मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन चाहते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप लोग अपना क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। और काफ़ी ध्यान रहेगा मेरा भी उस ओर, अगर किसी टाइप का डाउट रहा, प्रॉब्लम रहा तो हम उस ग्रुप में इन्वॉल्व होकर के उसे सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है ए लिख करके कि हम मेंस और एडवांस के लिए आगे प्रिपरेशन चाहते हैं। यहाँ पर है मोर कॉमन मेल। एक कुछ बीमारी बोल रहा है कि हीमोफीलिया या फिर कलर ब्लाइंडनेस जो है मेल्स के अंदर मोर कॉमन होता है। सच डिफेक्ट आर ड्यू टू रिसेसिव जीन। ये रिसेसिव जीन की वजह से होता है। दो टाइप का जीन था ना, इसमें एक हमारा रिसेसिव था व्हिच अकर ऑन द एक्स क्रोमोजोम, जो कि एक्स क्रोमोजोम में पाया जाता है। पीछे हम लोग देखे थे एक रिसेसिव और दूसरा डोमिनेंट, व्हिच अकर इन एक्स क्रोमोजोम। एक्स क्रोमोजोम में देखने को मिलता है। कलर ब्लाइंडनेस is an inherited disease due to which affected individuals cannot differentiate between certain colors, mostly red and green। तो जिनको एक कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होता है वो मेनली रेड और ग्रीन के बीच डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। यू कैन चेक इफ़ यू आर नॉर्मल और कलर ब्लाइंड। बोल रहा है कि चेक कर लेना तुम नॉर्मल हो या फिर कलर ब्लाइंड है। बाय रीडिंग द नंबर गिवन इन द 3 कलर्ड सर्किल इन चैप्टर सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन है उस चैप्टर में दिया है, वहाँ पर बोल रहा है जांच करने के लिए। इफ़ यू कैन सी देम यू आर नॉर्मल, अदरवाइज कलर ब्लाइंड। अगर देख पाते हो तो नॉर्मल है, नहीं तो फिर वो कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है। उसके बाद हेमोफीलिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द सफर्स आर एट ए रिस्क ऑफ ब्लीडिंग टू डेथ बिकॉज द ब्लड फेल टू क्लॉट इन देम। हेमोफीलिया की वजह से क्या होता है, वो ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं करता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा भी कटने से काफ़ी ज़्यादा ब्लड बाहर आ जाता है। रेयर केसेस ऑफ हेमोफीलियारिक मेल डू अकर बट प्रैक्टिकली नन ऑफ होमोफीलियारिक फीमेल। तो ये कुछ मेल में तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लेकिन फीमेल में लगभग ना के बराबर देखने को मिलता है। द फॉलोइंग केस एक्सप्लेन द सेक्स लिंक्ड एक्स क्रोमोजोम लिंक इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन। तो एक एक्स क्रोमोजोम में डिफेक्ट की वजह से ये सारा कुछ होता है। उसके बाद है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर। Inheritance of X-linked gene as in color blindness and hemophilia is also called criss-cross inheritance। इस inheritance को हम लोग criss-cross inheritance बोलते हैं। This is because the son may get it from the otherwise normal। This is because the son may get it from the क्या लिखा है from the otherwise normal but carrier mother and a color blind father may pass it onto the daughter making her color blind if the mother is carrier। इसको एक बार फिर से देखते हैं क्या लिखा है। दिस इज बिकॉज इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड जीन एज इन कलर ब्लाइंडनेस एंड इज आल्सो कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, दिस इज बिकॉज ए क्रॉस क्यों कहलाता है, क्योंकि सन में गेट इट फ्रॉम द, हमको लगता है स्टेटमेंट छूट गया है क्या कुछ, यहाँ पर हमको लगता है कुछ छूटा है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। अदरवाइज नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पर कुछ छोड़ करके फिर अदरवाइज नॉर्मल लिखा है। बट कैरियर मदर एंड ए कलर ब्लाइंड फादर में पास इट एंड ए कलर ब्लाइंड फादर में पास इट ऑन टू द डॉटर मेकिंग हर कलर ब्लाइंड इफ द मदर इज ए कैरियर। ये तो पूरा समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि ये जो मतलब ये जो बीमारी है जनरली मदर से सन में और फिर फादर से डॉटर में फैलता है। अब पूरा इसका स्टेटमेंट डिटेल हम एक बार देख लेंगे दूसरा बुक में, उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर देंगे।
अब यहाँ पर हेट्रोजियस नॉर्मल मदर का लिया है। नॉर्मल मदर में एक्स एक्स है, क्योंकि मदर में तो सिर्फ एक्स एक्स ही होता है, एक्स वाई होता है फादर में। अब यहाँ पर जो फादर है वो कलर ब्लाइंड है, यहाँ पर एक्स डॉट से यहाँ पर एक्स नॉट से दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स नॉट और वाई ये फादर का लिया, नीचे से मदर का लिया, तो यहाँ से कैरियर डाउटर में डाउटर हो सकता है। अगर एक्स एक्स नॉट हुआ तो कैरियर डाउटर रहेगा। यहाँ पर भी एक्स एक्स नॉट कैरियर डाउटर ही, क्योंकि एक्स वाई होने एक्स एक्स होने से डाउटर ही होता है, एक्स वाई होने से सन होता है। तो सन नॉर्मल होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांस है कि हमारा जो मतलब जो सन होगा वो नॉर्मल ही होगा, और जो डाउटर होगी उसके अंदर ये बीमारी पाया जाएगा, जो कि फादर के अंदर है, इसलिए उसको क्रिस क्रॉस बोल रहा है। फादर से डाउटर में जा रहा है और मदर से सन में। केस 2 यहाँ पर लिया है। केस 2 में डिफेक्टिव कौन है? मदर डिफेक्टिव है, तो यहाँ पर एक्स नॉट और एक्स पाया जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डाउटर एक्स नॉट डाउटर एक्स एक्स वाला डाउटर ही होता है। यहाँ पर एक्स नॉट वाइट कलर ब्लाइंडनेस किसके अंदर पाया जा रहा है? सन के अंदर, डाउटर के अंदर। यहाँ पर कैरियर डाउटर है और सन है, यहाँ पर दोनों में खैर आ रहा है, आए नॉर्मल डाउटर और नॉर्मल सन। नन ऑफ द चिल्ड्रन इज कलर ब्लाइंड बट डाउटर आर कैरियर्स ऑफ द डिफेक्टिव एली फॉर कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ पर डाउटर बोल रहा है कि डाउटर का कलर ब्लाइंड हुआ नहीं है, लेकिन कैरियर जो है ना वो कैरी कर रही है। फादर का जो जीन था वो डाउटर के अंदर है, भले ही इसको प्रॉब्लम नहीं हुआ है, पर क्योंकि ये तुम्हारा डोमिनेंट एक्ट होता है ना, डोमिनेंट एक्स है, तो एक्स के डोमिनेंट होने से वो प्रॉब्लम दिखेगा तो नहीं, लेकिन इसके अंदर है, ये बता रहा है। और हाँ, पर वो भी दिखेगा नहीं, क्योंकि वो एक डोमिनेंट होता था और एक रिसेसिव होता था, रिसेसिव है यहाँ पर। और यहाँ पर भी सेम वही है, कैरियर यहाँ पर कौन है? डाउटर है। यहाँ पर तो खैर डाउटर और सन दोनों ही है मदर के अंदर प्रॉब्लम होने से। केस 3, थिंक ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज बिटवीन कैरियर ओमेन एक्स एक्स नॉट। यहाँ पर एक्स नॉट ले लिया है और एक्स नॉट वाई। अब यहाँ पर देखो, ऊपर से तो किसी भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कैरियर यहाँ पर है, सन में कैरियर यहाँ पर डाउटर का है और यहाँ पर सन का भी कैरियर है। अब मान लो कि इस तरह के दोनों कैरियर वाला, यहाँ पर प्रॉब्लम ना इसको है ना इसको है, लेकिन कैरियर दोनों के पास है, दोनों इसको मतलब कैरी कर रहा है। तो जब नीचे में कम्बिनेशन बनाएंगे तो कहीं ना कहीं एक तो बनेगा जिसमें एक्स नॉट रहेगा। तो जब एक्स नॉट रहेगा तो प्रॉब्लम फिर इसके अंदर पाया जाएगा। यहाँ पर फिर मान लो एक्स नॉट वाई, ठीक है, एक्स नॉट वाई, फिर एक्स नॉट और फिर एक्स वाई। तो यहाँ पर ये दोनों तो कैरियर सिर्फ है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम दिख जाएगा। उसके बाद मेंडल्स एक्सपेरिमेंट है इनहेरिटेंस, तो वो मटर को लेकर के कुछ ये किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उसको यहाँ पर दिया है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक वेयर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जॉन मेंडल इन द mid 19th century. Mendel was an Australian monk and he conducted breeding experiment on garden pea. ये हम लोग पीछे पढ़े थे स्टार्टिंग में कि गार्डन पी में इसको दिखा था इस टाइप का कैरियर्स। हिज फाइंडिंग बिकम ए माइलस्टोन इन बायोलॉजी। ये वही है ना जो मतलब टीचर का एग्जाम दिया था पर उसमें हुआ नहीं था, तो ये मॉन्क बन गया था। मॉन्क मतलब सन्यासी बन गया था, वहीं पर रहता था और वहीं का जो प्लांट था, मटर का एक प्लांट था, वहाँ पर ये स्टडी किया था। ये मेंडल हैज सिलेक्टेड गार्डन पी फॉर द फॉलोइंग रीजन। तो उसने ये दिखाने के लिए मटर के पेड़ को, पौधा को ही चूज किया। उसका कुछ रीजन था। मेनी वेराइटीज वेर अवेलेबल इन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए करेक्टर। यहाँ पर बहुत सारा वेराइटीज था मटर्स का। वेराइटीज वेर अवेलेबल इन प्योर फॉर्म दैट ब्रेड ट्रू। यहाँ पर प्योर था, बिल्कुल किसी तरह का मिलावट नहीं था। प्रोड्यूस द सेम टाइप जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल प्योर था, तो जनरेशन बाय जनरेशन एक ही तरह का मटर जनरेट होता था। ये मतलब होता है ना, जैसे कोरोना वायरस का एक थर्ड वेरिएंट आ गया है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है थोड़ा सा कुछ खामियां या फिर अच्छाई बढ़ते जाता है, तो उसका वही वेरिएंट तो जल्दी दिख नहीं रहा था इसमें। ये भी रीज़न हो गया मटर को चूज करने का। पीज आर नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड but self pollination could be prevented by removing corresponding reproductive part।
ए वाला जो था मतलब खुद से पोलिनेट होता है, मतलब खुद से एक से मतलब एक से ज़्यादा फैलेगा, एक से दो होगा, दो से चार होगा। मेल पार्ट इसका अलग नहीं होता है, मेल और फीमेल पार्ट इसमें अलग नहीं होता है, बल्कि एक ही सीड के अंदर होता है। तो यहाँ पर अगर हटाना हो, मतलब रिप्रोडक्शन को रोकना हो, तो उसके लिए रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटा देंगे ऑफ द फ्लावर एंड कुड एज वेल बी क्रॉस पोलिनेटेड आर्टिफिशियली। द लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट इज शॉर्ट। और यहाँ पर इसका जो पी प्लांट का लाइफ होता है छोटा होता है, जल्दी से मतलब बड़ा हो जाएगा और नया जनरेशन भी आ जाएगा। एंड मेनी जनरेशन कैन बी ऑब्टेन एंड स्टडी इन लेस टाइम। कम समय में बहुत सारा जनरेशन इसका आ जाएगा। Mendel took varieties of pea plant showing 7 pair of contrasting feature as shown in figure 3.6। तो यहाँ पर दिखाया है डिफरेंट उसका प्लांट लिया, फ्लावर लिया पर्पल और वाइट वाला, फिर सीड कलर लिया येलो और ग्रीन का, फिर सेब भी अलग अलग टाइप का लिया, ग्रीन कलर लिया, एक राउंड लिया, ग्रीन और येलो लिया वाला। उसके बाद सेब भी दोनों का अलग अलग है। और यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सिलरी और टर्मिनल, और इसमें टॉल और डॉर्फ, बड़ा और छोटा भी लिया। मेंडल क्रॉस्ड प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज फर्स्ट बाय टेकिंग ओनली वन फीचर एट ए टाइम, बाय टेकिंग टू फीचर टुगेदर, देन बाय टेकिंग टू। तो एक क्या ब्रीडिंग वाला जो मतलब चेक किया, तो सबसे पहले ए मोनो हाइब्रिड लिया और बाद में फिर डाईहाइड्रेट भी हाइब्रिड भी लिया। मेंडल क्रॉस्ड प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज फर्स्ट बाय टेकिंग ओनली वन फीचर एट ए टाइम। मतलब एक टाइप का दो प्लांट लेकर के पहले उसका जांच किया और उसके बाद दो डिफरेंट टाइप का प्लांट लिया, ठीक है, और फिर उसका जांच किया कि उसका अगला जनरेशन किस टाइप का हो रहा है। He tried with all the 7 feature and his observation was similar for all। तो ये मतलब सातों प्लांट को लेकर के जांच किया और लगभग सिमिलर सब कुछ देखने को मिला। अब केस 1 सबसे पहले क्या लिया, वन ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज शोन इन फिगर 3.7। 3.7 में एक दिखाया है, 3.6 नीचे है, 7 यहाँ पर है। एक टर्मिनल फ्लावर को लिया और ऑक्सिलरी फ्लावर को लिया, ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन किया, हाइब्रिड किया, तो यहाँ पर इतना सारा पॉसिबिलिटी, इतने टाइप के प्लांट्स बने। ए प्योर ब्रीडिंग प्लांट बियरिंग टर्मिनल फ्लावर वाज क्रॉस पोलिनेटेड विथ ए प्योर ब्रीडिंग प्लांट ऑक्सिलरी फ्लावर। मतलब क्रॉस किया किसके साथ, टर्मिनल फ्लावर को ऑक्सिलरी फ्लावर के साथ। द रिजल्टिंग सीड आफ्टर सोइंग प्रोड्यूस्ड ऑल प्लांट विथ एक्सियल फ्लावर ओनली नॉन बियरिंग टर्मिनल। ये क्या है, द रिजल्टिंग सीड्स आफ्टर सोइंग प्रोड्यूस ऑल प्लांट विथ एक्सियल फ्लावर। तो यहाँ पर जितने फ्लावर मतलब फर्स्ट जनरेशन में जितने फ्लावर बने ना, वो सारा का सारा क्या था, एक्सियल था। यहाँ पर लिया था एक्सिलरी और टर्मिनल, लेकिन मैक्सिमम जो निकला एक्सियल निकला। नॉन बियरिंग टर्मिनल फ्लावर, एक भी टर्मिनल फ्लावर नहीं मिला। व्हेन दीज हाइब्रिड प्लांट, अब इस F1 जनरेशन को मतलब कि यहाँ पर इन दोनों को हाइब्रिड किया था, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी फ्लावर्स मिला, ठीक है। अब इस ऑक्सिलरी फ्लावर को सेकंड केस में दूसरे के साथ पोलिनेशन कराएगा, तो वहाँ पर देखना है कि क्या क्या मिलता है। When these hybrid plant F1 were self pollinated किया है, they produce F2 जनरेशन, तब F2 जनरेशन आया। तो F2 जनरेशन में हम लोगों को कितना सारा मिला, देखो 3 ठो ऑक्सिलरी मिला और 1 ठो टर्मिनल मिल गया। ये ऑक्सिलरी भले ही था, लेकिन टर्मिनल ऊपर से कहीं ना कहीं टर्मिनल का मतलब जो जीन था इसके अंदर था। तो अगला नेक्स्ट जनरेशन में जब ऑक्सिलरी को कंबाइन किया, तो वहाँ पर 1 ठो टर्मिनल देखने को मिल गया। तो यहाँ पर 3 प्लांट वेयर ऑक्सिलरी फ्लावर एंड प्लांट विथ टर्मिनल फ्लावर इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो मतलब यहाँ पर टर्मिनल और ऑक्सिलरी फ्लावर का जो रेशियो मिला 3:1 मिला। दीज वेयर द विजिबल फॉर्म व्हिच में कॉल द फेनोटाइप। ये दिख रहा था, इसलिए जो दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनोटाइप बोलते हैं।
Out of these, the one with terminal flower is subsequent generation produce or plant with terminal flower only. Out of the other remaining 3 with auxiliary flower. 1AA produce or plant with auxiliary flower. 2AA again produce. हाँ सर, आ रही है अभी आवाज? हाँ ठीक है। हाँ सर, ये मैं टर्मिनल और एक्सिलरी से मेरा डाउट है। अच्छा हाँ बोलो। सर ये जो भी आपने शुरू किया है ना, F1 और F2 जो ऊपर था, उधर से मेरा डाउट है, तो उधर से पीछे एक बार करे ना। हाँ पीछे पीछे। अब बाकी सर मैं बोल रहा था ना इलेक्ट्रिसिटी में जो डाउट है। हाँ इलेक्ट्रिसिटी में लॉस तो सारे क्लियर है, लेकिन सर अब पैरेलल और सीरीज में डाउट है। अच्छा तो वो करना है। इसमें बोलो तो कहाँ पर? सर हाँ यही से केस में। केस 1। हाँ ये टर्मिनल और ऑक्सिलरी में अंतर समझ में आ रहा है ना। टर्मिनल मतलब एक ठो उसमें फ्लावर होगा और यहाँ पर 2 ठो बट गया 2 पार्ट में। हाँ और क्या बोल रहा था? सर अब कंटिन्यू कर सकते हैं, यही तो था, केस 1 में डाउट था। ठीक है ना अभी? नहीं सर, वही तो डाउट है केस 1 में। अच्छा इसको करा दे ना, इसको एक बार फिर से करा दे। हाँ केस 1 को। हाँ केस 1 में क्या हम लोग को बोला था? वन ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉसेज इज सोन बिलो इन 3.7। तो 3.7 हम लोग का ए वाला है ना, ए वाला है, इसके बारे में बता रहा है। ए प्योर ब्रीडिंग प्लांट बियरिंग टर्मिनल फ्लावर वाज क्रॉस पोलिनेटेड। मतलब यहाँ पर हाइब्रिड करवाया किसके बीच? टर्मिनल फ्लावर और ऑक्सिलरी फ्लावर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर उसको रिजल्ट क्या मिला? यहाँ पर सारा का सारा ऑक्सिलरी फ्लावर ही दिखाई दिया रिजल्ट में। यहाँ पर देखिए ऑक्सिलरी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सिलरी फ्लावर है लेकिन इसका जीन इसके अंदर जरूर है टर्मिनल का। ठीक है, अब इस जीन को लेकर के जब इसको फिर से सेल्फ पोलिनेटेड करवाया, ठीक है, तो सेल्फ पोलिनेशन के जरिए वो जो जीन था वो निकल करके बाहर आ गया। यहाँ पर देखो स्मॉल ए वाला था, स्मॉल ए वाला इसके अंदर था और कैपिटल ए तो है ही, तो ए कहीं न कहीं जा करके स्मॉल ए तुम्हारा टर्मिनल को शो कर रहा है। मतलब इसका ए बता रहा है कि भले यहाँ पर मतलब ए जो बना है ऑक्सिलरी बना है, ऑक्सिलरी इसलिए बन गया ना कि ए यहाँ पर डोमिनेंट है, ए वाला कैपिटल ए वाला, लेकिन थोड़ा सा तो मतलब इसका जीन है सेकंड वाले का। अब यहाँ पर फिर से इसको क्रॉस अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पर 4 ठो ले लो, स्मॉल ए कैपिटल ए और इधर से ए वाला फिर से स्मॉल ए कैपिटल ए, क्योंकि सेल्फ करवा रहे हैं ना इस बार, तो सेल्फ हाइब्रिड पोलिनेशन करवाएं तो यहाँ से ए बनेगा, ए बनेगा, फिर ए और फिर ए। तो यहाँ पर ए तो सारा क्लियर, ए तो बिल्कुल डोमिनेंट ही है दोनों। यहाँ पर भी एक डोमिनेंट है तो तुम्हारा इस टाइप का दिखेगा ऑक्सिलरी टाइप का, यहाँ पर भी ए डोमिनेंट है तो ऑक्सिलरी टाइप का दिखेगा, लेकिन एक तो तुमको ए वाला दिख जाएगा टर्मिनल सेल्फ करवाने से। वही केस 1 में बोला था इसके बारे में और केस 2 में बोला है इसके बारे में। और दिस काइंड ऑफ रेशियो ऑब्टेन बाय क्रॉसिंग फॉर 2 डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ सिंगल कैरेक्टर इज नोन एज मोनोहाइब्रिड रेशियो। दिस कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। फेनोटाइप हो गया 3:1, 3 ऑक्सिलरी और 1 टर्मिनल, और जेनोटाइप हो गया 1:2:1, मतलब 1 2A 2AA और 1A। इसको हम लोग जीनो टाइप बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिख ए वाला जो है वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, दोनों बड़ा ही दिख रहा है और एक तो ये छोटा वाला बना है। और यहाँ पर विजुअल जो है हमारा, विजुअल में तो यही है कि मतलब 3 ठो बड़ा वाला है और मतलब 3 ठो एक्सियल है और 1 टर्मिनल है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है? एक्चुअल में 1AA है, 2 कैपिटल ए और स्मॉल ए है, जो कि दिख नहीं रहा है। इसलिए इसको हम जीन फीचर का जब बात करेंगे तो 1:2:1 लिखेंगे, और फिनोटाइप के बारे में बात करेंगे जो कि दिख रहा है तो वहाँ पर हम 3:1 रेशियो का बात करेंगे। उसके बाद केस 2 है प्योर टॉल पी प्लांट वेयर क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ। यहाँ पर देखो टॉल एक ठो लिया प्लांट और एक ठो बोना प्लांट लिया, तो टॉल प्लांट में टी था, कैपिटल टी जीन इसके अंदर, और जो छोटा वाला था उसके अंदर स्मॉल टी था। तो इसको अगर हम लोग करवाएंगे तो क्या क्या मिलेगा हम लोगों को?
तो यहाँ पर तो टी टी फिर टी, यहाँ पर तो सारा बड़ा बड़ा ही मिलेगा ना। यहाँ पर देखो ये सारा का सारा बड़ा वाला ही दिखाई देगा फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में सारा का सारा टॉल दिखेगा, लेकिन अगला जनरेशन हम लोग जांच करेंगे ना, तो यहाँ पर टी और टी ए ले लो और यहाँ से भी टी और टी ले लो, तो यहाँ पर एक छोटा प्लांट दिख जाएगा ड्वार्फ प्लांट, बाकी 3 टॉल प्लांट ही दिखेगा सेकेंड जनरेशन में। उसके बाद वैसा ही लिया सिमिलरली ऑन क्रॉसिंग द प्लांट ग्रोन फ्रॉम प्योर राउंड सीड विथ रिंकल्ड, यहाँ पर राउंड लिया और ये चिपका पतला वाला लिया, तो यहाँ पर सारा राउंड दिखा, लेकिन अगला जनरेशन में एक तो रिंकल्ड दिख जाएगा। तो यहाँ पर सब जगह पर 2 जनरेशन का बात किया है और यहाँ पर दिखाया है कि जीन किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो 3:1 जैसे पहले था, और जीनोटाइप जो कि दिख नहीं रहा है 1:2:1 रहेगा। Some of the generalized principles based on the above breeding experiment were each pair of constituting character depend on pair of gene। मतलब जो आने वाला नस्ल है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, जीन पर डिपेंड करेगा। Each individual carries such gene in duplicate, हर इंडिविजुअल के अंदर वो जीन तो होता ही है, मतलब कैरी तो जरूर करता है, भले वो दिखे या फिर ना दिखे। ये निष्कर्ष निकाल रहा है कि ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। An individual produce gametes which have only one member of pair of gene. Fertilization of the gamete restore the duplicate condition of the gene. और sex cell with respect to gene they contain get fertilized at random। मतलब आगे जो नस्ल आएगा वो क्या आएगा उसके बारे में मतलब कहना मुश्किल है। रैंडमली वो टॉल होगा, जैसे ऊपर में आ रहा था टॉल और रिंकल्ड, तो रैंडमली किस टाइप का आएगा हम लोग कह नहीं सकते। मेंडल ट्राइड सेवरल कम्बिनेशन, वन सच कम्बिनेशन वाज द क्रॉसिंग ऑफ वेराइटी विथ राउंड एंड येलो। राउंड और येलो सीड को भी लिया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या देखने को मिला, फर्स्ट जनरेशन में सारा राउंड और येलो दिखा। कौन कौन सा लिया है, राउंड येलो को लिया है रिंकल्ड ग्रीन के साथ, तो फर्स्ट केस में राउंड येलो दिखा, लेकिन अगला केस में रिंकल्ड ग्रीन एक तो दिखा और बाकी सब राउंड येलो। एक तो मतलब राउंड येलो दिखा है और फिर राउंड ग्रीन दिखा, फिर रिंकल्ड। The above result from parents to F1 and then to F2 can be easily understood from the following। तो इसको थोड़ा नीचे जो दिया है उससे समझते हैं। तो ऊपर में क्या क्या लिया था, राउंड और येलो, तो राउंड के लिए RR और येलो के लिए YY, और यहाँ पर रिंकल्ड और ग्रीन है इस तरह से। तो फर्स्ट जनरेशन जो आया वो आ गया R कैपिटल R और स्मॉल r, यहाँ से कैपिटल R यहाँ से स्मॉल r, और फिर यहाँ से कैपिटल Y यहाँ से स्मॉल y, इस टाइप का। और अगला जनरेशन में इतना सारा दिखाई दिया, जिसमें 9 गो था हमारा राउंड और येलो। राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से मिला अगला जनरेशन। यहाँ पर भी वही निकाला है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो इतना। ये मोनो हाइब्रिड वाला में है, मोनो हाइब्रिड वाला में। यहाँ पर डाई हाइब्रिड, अभी जो ग्रीन वाला ये जो तुम्हारा लिया है राउंड और येलो वाला, यहाँ पर डाई हाइब्रिड है, 2 टाइप का ले लिया है। तो इसमें हम लोग को रेशियो दिखेगा 9:3:3:1, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। उसके बाद मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बाद मेंडल्स का लॉ आया। ये अभी इतना है ना, इसको कर ही देते हैं ना। मेंडल्स जनरलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर समराइज अंडर 3 लॉ। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, आउट ऑफ ए पेयर ऑफ कॉन्स्टेंटिंग कैरेक्टर ऑफ प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हाइल द अदर रिमेन सप्रेस्ड। यहाँ पर अगर 2 जीन आ रहा है तो उसमें से कोई एक होगा जिस पर उसका सारा मतलब आदमी के अंदर कोई एक जीन होगा जिसका सारा कुछ दिखेगा, दूसरा का नहीं दिखता है। द वन इज द एक्सप्रेसिव डोमिनेंट कैरेक्टर, वही डोमिनेंट कैरेक्टर दिखता है, जैसे कैपिटल R और स्मॉल r है तो ए वाला दिखता है। एंड अदर एक्सप्रेस एज रिसेसिव, द रिसेसिव कैरेक्टर कैन एक्सप्रेस ओनली व्हेन पेयर कंसिस्ट ऑफ
बोथ रिसेसिव। और रिसेसिव वाला सिर्फ और सिर्फ तभी दिखेगा जब दोनों हमारा रिसेसिव होगा, दोनों पेयर। उसके बाद है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द टू मेंबर्स ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। क्या लिखा है? द टू मेंबर्स ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर्स, द टू मेंबर्स ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर्स, एक जोड़े फैक्टर में से दो मेंबर जो होते हैं सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। दे डू नॉट ब्लेंड but segregate or separate into different gamete. Figure 2.11. The gametes combine together by random fusion at the time of zygote formation. ये तो क्या बोल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे दूसरा बुक से देख करके। उसके बाद है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हेन देयर आर टू पेयर ऑफ करेक्टर, अगर दो पेयर ऑफ करेक्टर दिया हुआ है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द LE of one character into the gamete is independent of the distribution of the LE of the other character, as seen in production of gamete of F1 hybrid in hybrid cross। यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगर दो पेयर ऑफ करेक्टर है तो LE का, LE मतलब वही दो टाइप का होता है ना, एसेसिव और रिसेसिव, और एक तो तुम्हारा क्या था, डोमिनेंट। तो वन करेक्टर, the distribution of LE of one character into the gamete is independent of the distribution of LE। तो सेकेंड वाला LE जो होगा उससे पहले वाला LE बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होता है। मतलब ये नहीं कि पहला वाला कैपिटल R है तो इससे कुछ रिलेटेड है और उससे रिलेट होकर के कैपिटल R या फिर स्मॉल r बनेगा। तो ये दोनों बिल्कुल आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है? A knowledge of basic Mendelian principle gives us an idea about new combination in progeny of hybrid and enables us to predict their frequency। तो मेंडल्स लॉ से हम लोग को ये पता चल गया कि आगे आने वाला अगर दो किस्म का अगर जीन है तो आगे आने वाला जो नस्ल है वो किस टाइप का हो सकता है, उसके बारे में पता लगा। सच इन्फॉर्मेशन इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू बोथ प्लांट और एनिमल। ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। न्यू टाइप ऑफ प्लांट विथ न्यू कम्बिनेशन ऑफ यूजफुल कैरेक्टर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन। यहीं से ये भी पता चला कि नया टाइप का अगर कैरेक्टर कुछ चाहिए तो ये हाइब्रिडाइजेशन से पॉसिबल है। उसके बाद म्यूटेशन दिया है। म्यूटेशन इज ए सडन चेंज इन वन और मोर जीन। मतलब एक से दूसरे जीन में जो अचानक से चेंजिंग आता है उसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। और इन द नंबर और इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। तो ये नंबर में चेंजिंग आ सकता है या फिर क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ सकता है। ठीक है, क्रोमोजोम का नंबर या फिर क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, किस किस चीज़ में चेंजिंग आ सकता है? मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते जाते जो चेंजिंग आता है जीन में या फिर क्रोमोजोम के शेप में या फिर उसके नंबर में, उसी को हम लोग म्यूटेशन बोलेंगे। म्यूटेशन अल्टर्स द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सेल एंड रिजल्ट इन चेंज इन सर्टेन कैरेक्टर ऑफ ट्रेट। तो यहाँ पर जो नया जन्म लेता है वही कोरोना का भी तीसरा शायद थर्ड म्यूटेशन ये कुछ चल रहा है। मतलब ये अपने आप को चेंज कर ले रहा है। टाइम जैसे हुआ ना, बहुत सारा उसका पीढ़ी आया तो पीढ़ी दर पीढ़ी आते आते उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग देखने को मिला है। तो दूसरा या तीसरा म्यूटेशन चल रहा है उसका। सिकल सेल एनीमिया इज ए ब्लड डिजीज, एक तरह का ब्लड डिजीज है, कॉल्ड बाय ए जीन म्यूटेशन। इस जीन म्यूटेशन की वजह से हुआ है, मतलब जीन के अपना शेप या फिर स्ट्रक्चर में चेंजिंग की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। द म्यूटेशन कॉज चेंज इन द डीएनए रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ सिकल सेप्ड आरबीसी। तो यहाँ पर डीएनए में परिवर्तन होने से किस टाइप का आरबीसी का जो रेड ब्लड सेल का जो शेप था वो चेंज हो गया, सिकल सेप्ड हो रहा है। उसके अलावा रेडियो एक्टिव रेडिएशन अल्सो अल्टर द जीन स्ट्रक्चर। रेडियो एक्टिव रेडिएशन से भी जीन का जो शेप साइज होता है वो बदल जाता है। देयर इफेक्ट कैन बी सीन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसका काफ़ी लंबे जनरेशन तक उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। एन एटॉमिक एक्सप्लोजन which had occurred during World War II in 1945 had led to number of deformity in the body of plant and animal which are still persisting। तो जापान में जो हुआ था इसका अभी तक ये प्रॉब्लम दिख ही रहा है। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐसे एक्चुअली कोई फोर्स नहीं होता है, नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है सिर्फ। We have read in earlier classes that an electric cell has two conductors of suitable material kept in appropriate electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इसको रखा जाता है। The electric cell maintain a constant difference in potential between two conductors. यहाँ पर दोनों के बीच एक constant potential होता है by a chemical reaction to obtain a continuous flow of charge between them. यहाँ पर अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है जिसके फलस्वरूप दोनों के बीच एक कांस्टेंट वोल्टेज डिफरेंस बना रहता है। दस ए सेल स्टोर द केमिकल एनर्जी एंड इट कैन बी यूज एज ए सोर्स ऑफ करंट। तो अंदर में केमिकल एनर्जी भरा रहता है और उस केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। द केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन द सेल इज यूज्ड। वही सेल जब यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं मिला। 8.1 शो एन इलेक्ट्रिक सेल हैविंग टू इलेक्ट्रोड, वन जिंक का बना हुआ है और दूसरा किसी का कॉपर का है, प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रखा रहता है। द इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन। अंदर में क्या होता है वो बता रहा है। तो अंदर में एक्चुअली H2SO4 होता है। H2SO4 जो होता है H प्लस में और SO4 माइनस में ब्रेक हो जाता है। दिस आयन मूव टुवर्ड द इलेक्ट्रोड्स, और ये जो आयन होते हैं किस तरफ मूव करते हैं, इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। तो ये एक प्लेट पर जाकर के SO4 जम जाएगा और दूसरे प्लेट पर जाकर के H प्लस जम जाएगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक निगेटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पर ये भी दिया है कि जिंक जो होता है, जिंक इलेक्ट्रोड, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर के द निगेटिव आयन इतना इम्पार्ट इलेक्ट्रॉन टू द जिंक इलेक्ट्रोड। जो निगेटिव आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन किसको प्रोवाइड कराता है, जिंक इलेक्ट्रोड को, और पॉजिटिव आयन गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कॉपर इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव आयन H प्लस गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड। तो H प्लस को कॉपर इलेक्ट्रॉन कौन देता है, कॉपर देता है। दिस केमिकल एक्शन क्रिएट, ये डाउट था सर, जो हाँ केमिस्ट्री में भी हम लोग मोल कांसेप्ट कर रहे हैं, हाँ तो जितना मोल कांसेप्ट में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है उतने ही हर चैप्टर में होंगे। अच्छा, नहीं तुम्हारा तो ये है ना, ऑर्गेनिक भी तो है, उसमें न्यूमेरिकल नहीं रहेगा। सर मैं एक बार आपको, क्योंकि सर अगर मोल कांसेप्ट जितने ही सारे चैप्टर बड़े बड़े हुए केमिस्ट्री में बहुत ही छोटे। नहीं, मोल कंसेप्ट थोड़ा सा टफ है। हाँ वो तो है। हाँ सर केमिकल बॉन्डिंग एसिड बेस सॉल्ट में तो नहीं होंगे न्यूमेरिकल्स, ना, वो सब में नहीं होगा। इसके अलावा एनालिटिकल में, एनालिटिकल केमिस्ट्री, अनलाइटिकल क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है जिसमें कार्बन, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन। एनालिटिकल केमिस्ट्री भी है, उसके अंदर क्या पढ़ना है? कुछ एनालिसिस होगा पता नहीं। हाँ और सर इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइसिस में भी शायद नहीं मिलेगा। मेटलर्जी में नहीं, तो कंपाउंड की हाँ तो नहीं होगा, तो मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगता है। मोल कंसेप्ट थोड़ा सा लेंदी भी है और वो समझने में दिक्कत होता है। 11th में फिर प्रॉब्लम करेगा उसको, लेकिन सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना उसका। न्यूमेरिकल तो सारे सॉल्व कर लेते हैं। मेरा मतलब बहुत टाइम बर्बाद हो गया था 11th में मोल कंसेप्ट समझने में, तो थोड़ा ध्यान देना अभी से ही। केमिस्ट्री में वही तो चैप्टर टॉप लगता हाँ, उसके बाद तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है जिसमें अल्कीन, अल्काइन ये सब पढ़ना है, तो वो सब उसमें वो सब नहीं है, वो इजी पड़ेगा। है, लिख के जितना याद कर सके उतना। This chemical action create a difference in concentration of electron between the two electrodes of the cell. As a result, zinc electrode acquire a negative potential. एक कुल मिला के यही बता रहा है कि H2SO4 जो होता है हमारा वो ब्रेक हो जाता है H प्लस में और SO4 माइनस में, और ये जो होते हैं इसमें से SO4 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है और H प्लस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो कुल मिलाकर के एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो उस मतलब निगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है। देखो एक्वायर से निगेटिव पोटेंशियल पर कौन सा रहेगा, जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक पर हमारा निगेटिव SO4 माइनस जा रहा है ना जिंक पर,
एंड कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड पॉजिटिव पोटेंशियल, कॉपर जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये एक लाइन थोड़ा सा लिखा है वो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। द निगेटिव आयन इम्पार्ट इलेक्ट्रॉन, इम्पार्ट मतलब अलग करना, देना है, वही प्रदान करना, देना ही लिखा है। मतलब द निगेटिव आयन इम्पार्ट इलेक्ट्रॉन टू जिंक, मतलब SO4 माइनस जो है ना वो इलेक्ट्रॉन किसको देता है, जिंक इलेक्ट्रोड को, इसलिए जिंक क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज। और जब निगेटिव चार्ज हो जाएगा जिंक तो उस पर निगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। समझ में आया? मतलब H2SO4 पहले ब्रेक होगा H2 प्लस 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में, और ये जो है ये जाकर के जिंक को इलेक्ट्रॉन देगा, और जिंक को इलेक्ट्रॉन देगा तो जिंक पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज आने से निगेटिव पोटेंशियल इसके ऊपर जनरेट हो जाएगा, और सेम तरह से कॉपर पर पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ए पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। मतलब ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर कोई फोर्स का मतलब नहीं होता है, ठीक है, जो दो सेल के बीच क्रिएट होता है, मतलब दो इलेक्ट्रोड के बीच। व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए सेल, दैट इज व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, सेल जब ओपन सर्किट में होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल, यहाँ पर एक दूसरा डिफिनेशन दे दिया है, ठीक है। तो जब तक सेल हमारा ओपन है, मतलब सेल से कोई वायर नहीं लगा हुआ है, बल्ब वगैरह नहीं जल रहा है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा ना इसको EMF बोलते हैं। और अगर इसको एक बॉल के साथ कनेक्ट कर दो या फिर इसको एक वायर से जोड़ दो, ठीक है, तो ये वाला जो पोटेंशियल है वो फिर V कहलाता है। देख रहे हो ना, एक ही चीज़ जब हटा हुआ है तो E कहला रहा है, और इसको जब जोड़ दो तार से तो V कहला रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इसको जोड़ देते हैं ना तो इससे करंट फ्लो करने लगता है, करंट फ्लो करने लगेगा तो अंदर इसका थोड़ा थोड़ा तो रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर कुछ न कुछ ड्रॉप होगा वोल्टेज का, I/R ड्रॉप हो जाएगा वहाँ पर, ये भी कहलाता है। मतलब ई में से IR थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉप हो गया तो जो बचा वो भी और ई में समझ में आया अंतर? देखो ई क्या होता है, जब बैटरी हमारा ओपन है, किसी तार से जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसके अंदर जो रजिस्टेंस है वहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, तब यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसको ई बोलते हैं। लेकिन जब इसको वायर के साथ जोड़ दो तो यहाँ से करंट फ्लो करने लगता है, और जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉप होगा IR, तो ई में से IR को घटाओ, अब जो बाहर निकल रहा है पोटेंशियल उसको भी बोलते हैं। तो हमारा ई जो होता है ना वो बड़ा होता है, ई ग्रेटर देन भी, क्योंकि भी तब मिल रहा है ना जब यहाँ पर कुछ ड्रॉप हो गया, तो ई हमारा जो EMF होता है पोटेंशियल से बड़ा होता है, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस से थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होता है इस IR के वजह से। मतलब ई में से भी को अगर हम लोग घटाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, IR मिलेगा, ये छोटा सा ड्रॉप। तो EMF जो होता है उसको हम लोग E से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन यहाँ पर यूज़ किया है, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। इट्स यूनिट इज वोल्ट, यूनिट वोल्ट ही रहेगा। इट कैन बी मेजर्ड कनेक्टिंग ए वोल्ट मीटर मेजर लगा करके इसको मेजर कर सकते हैं। द EMF ऑफ ए सेल इज डिफाइन एज एनर्जी स्पेंट। देखो यहाँ पर EMF का एक और डिफिनेशन दिया है, EMF of cell is defined as work done per unit charge in taking a positive test charge around the complete circuit of a cell। मतलब कि EMF किसको बोल रहा है, मतलब ये बैटरी है तो यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज लो और इसको पूरा एक राउंड एकदम घुमा दो अंदर से लेकर बाहर तक, तो इसको घुमाने में जितना काम हुआ उसी को बोल रहा है EMF बोलेंगे। EMF of cell is defined as work done per unit charge, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को घुमाना है, इन टेकिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ द सेल। समझ में आया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक राउंड पूरा घुमा दो तो जितना काम करना पड़ेगा उसी को हम लोग E बोलेंगे, E बराबर W/Q।
अब इस सेल के ईएमएफ को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, तो क्या क्या मटेरियल और इलेक्ट्रोड कैसा यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोलाइट कैसा, मतलब अंदर में जैसे H2SO4 इसके जबर कुछ और भी हो सकता है, और इसका क्वालिटी कैसा है उस पर डिपेंड करेगा ईएमएफ। उसके बाद शेप ऑफ इलेक्ट्रोड के शेप पर, क्योंकि शेप पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना, इसलिए उसका रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होगा। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड आपस में कितना दूर है उस पर डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अमाउंट कितना है इलेक्ट्रोलाइट का उस पर डिपेंड करता है। द ईएमएफ ऑफ सेल इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, डिफरेंस बिटवीन काइंड ऑफ। अब यहाँ पर एक वोल्टाइक सेल लिया है, वोल्टाइक सेल का हम लोग का कितना होता है 1.08 वोल्ट। हम लोग तो 1.5 वोल्ट वाला यूज करते हैं, शुष्क सेल हो रहता है, ड्राई सेल रहता है। तो देखो इलेक्लांसे सेल जो है ना वो ये लगभग ड्राई सेल की तरह ही होता है, जैसा हम लोग का बैटरी होता है ना वो सूखा वाला, वैसा ही। तो ये 1.5 वोल्ट का होता है। डेनियल सेल एक होता है 1.08 वोल्ट का होता है। ये सब पढ़ना नहीं है, 12th के सिलेबस में भी नहीं है और डिप्लोमा के सिलेबस में ये सब डाला है। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल, सेल का टर्मिनल वोल्टेज वही बताए थे, यहाँ पर बाहर में वायर जोड़ दो तो वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा। जब वायर से इसको कनेक्ट कर देते हैं तो ई जो होता है वो भी में कन्वर्ट हो जाता है, ये तुम्हारा भी है। यहाँ पर देखो टर्मिनल वोल्टेज कैसे डिफाइन किया है। टर्मिनल वोल्टेज इज डिफाइन एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड द सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल। तो टर्मिनल के अक्रॉस जो सर्किट जुड़ा हुआ है ना, सिर्फ इतना दूर पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम हुआ वो हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और ईएमएफ में पूरा बैटरी वाला भी इंक्लूड कर लेते थे, अगर बैटरी के अंदर भी घुमा दिया उस चार्ज को तो वर्क डन जो होगा वो ई होगा। उसके बाद है वोल्टेज ड्रॉप इन सेल, तो ये तो देख ही लिए V बराबर W/Q। ईएमएफ और इसमें रिलेशन टर्मिनल वोल्टेज में क्या रिलेशन होगा, तो पीछे जो बताएं E बराबर क्या होता है V प्लस स्मॉल v वही IR को लिखा है, ठीक है। V बराबर E माइनस, मतलब कि क्या लिखा है E बराबर V प्लस V, एक ही चीज़ लिखा है दोनों ना, कुल मिलाकर के ए आना चाहिए। E माइनस V बराबर IR, तो वही आ रहा है तुम्हारा। इसको इस तरफ लेकर के चल जाओ तो IR आ जाएगा। यहाँ पर है डिस्टिंक्शन बिटवीन ईएमएफ और V और E में क्या अंतर है, तो हम लोग क्या देखें E जो होता है वो ग्रेटर देन V होता है। और क्या क्या अंतर है, E जो हमारा होता है इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। E जो होता है कितना करंट निकल रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि करंट से कैसे मतलब होगा, E तो तब मेजर करते हैं ना जब करंट फ्लो ही नहीं करता है, तो फिर करंट कितना जाएगा नहीं जाएगा उससे तो मतलब ही नहीं है। और एक करंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि V बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे E माइनस IR करके। अब करंट बढ़ेगा तो ए वाला वैल्यू बढ़ेगा, ए वैल्यू बढ़ेगा तो V क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो हमारा V जो है वो I पर डिपेंड करता है, लेकिन E जो है वो I पर डिपेंड नहीं करता है। इट इज़ इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन सेल इज नॉट यूज। सेल अगर यूज में नहीं है तो V और E दोनों बराबर होता है। इट इज़ इक्वल टू द EMF ऑफ सेल व्हेन सेल इज नॉट इन यूज, सेम लिखा है। वाइल लेस देन द EMF व्हेन सेल इज इन यूज। जब हमारा सेल यूज हो रहा होता है तो V क्या होता है E से छोटा होता है, अदरवाइज बराबर होता है। यूज जब हो रहा होगा ना तो हमेशा E ग्रेटर देन V, और जब यूज नहीं हो रहा है तो E बराबर V। और तो कुछ नहीं है, यहाँ पर वही इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया है तुम्हारा सेल के अंदर जो होता है, तो यहाँ पर भी वही लिख सकते हैं हम लोग E माइनस IR।